हाँ मैंने बोल ही रही फोटोग्राफ स्टार्ट कैसा? हाँ ठीक है. Good afternoon, respected all. A question has given in NET of criteria 2 about CO, PO and attainment. To calculate attainment, all of us were facing a lot of problems in last year. And I am thankful to Mr. Mayank Sharma, AP MBA department, for accepting to take a workshop of CO, PO and their attainment. If you have any queries, please discuss it, and I am sure that the session will be very wonderful for all of us. I request to Mr. Mayank Sharma sir, please come and continue your session. Thank you. Good afternoon. This is my first presentation among all of you in this KN Modi University, and on this very important topic, जो आप सब भी जानते हैं, एक नेक पर्पस पे सर ने बताया अभी कि क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया उसके लिए अपन ले रहे हैं, और आने वाला टाइम में आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मेन जो फोकस है वो हमें जज करना है, वो हमें निकालना है. उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन को आज समझने की ज़रूरत है हमें. इस वर्कशॉप के ज़रिए वो क्या हम समझ पाएंगे. थोड़ी स्पेस यहाँ आगे खाली है, अगर आप आ सके तो, क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी दिखेगा. आप पीछे नहीं जाके आगे आ सकते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वर्कशॉप का मेन हमारा क्या आज ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसको समझिए. सबसे पहले टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं. ये मुझे जो पता लगा है कि आप शायद 2 बार पहले भी ऐसी एक वर्कशॉप हो चुकी है राजीव दत्ता सर के थ्रू, लेकिन क्योंकि मुझे जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं लगी. और उसके ऊपर फिर आगे कुछ काम भी नहीं हुआ. तो इस वर्कशॉप का मेन मोटिव यही है कि आपके पास वो लर्निंग पहुंच जाए जिससे कुछ ना कुछ एक आउटपुट आप सर को क्रिएट करके दें, कुछ बना के दें आपके सिलेबस और पेपर के करिकुलम के अकॉर्डिंग. फॉर दैट what we have implement, what I have implement, construct a one session plan with one sample example that showing the outcomes with appropriate assessment. For this, to develop a sense of responsibility among teachers towards outcome based education system with respect to individual course paper respectively. Now first of all we have to understand ये NAAC हो रहा है, आप सब अगर समझते हैं तो वेल एंड गुड, और आप थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ. ये एक्रेडिटेशन है क्या, एक्रेडिटेशन हम चाहिए, क्यों चाहिए, इसके पीछे का थोड़ा सा हम पीछे समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमें आउटकम समझने में. अब प्रोग्राम इज एन इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूस, आप पढ़ सकते हैं वैसे तो, टू मीट एंड और एक्सीड द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बाय रेगुलेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन विच इंडिकेट्स अ प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन फुलफिल्स सर्टेन standards. And what's the process? Accreditation reflects an organizational desire and commitment not only engage in self-study but to submit an external review and to continuously seek ways in which
to enhance the quality of service, education and training provided. Why is accreditation needed? इसको गो थ्रू करते हैं. मेन पार्ट इसका लास्ट पॉइंट ही है. आप लास्ट पॉइंट अगर देखेंगे, एक यूजीसी का लेटर है जो हमारे पास भी आया हुआ है, के मोदी के पास भी. उसके अंदर लिखा है एवरी इंस्टीट्यूशन शैल गेट नैक accreditation with a minimum of 2.5 score by 2022. ये एक लेटर है जो यूजीसी क्वालिटी मैंडेट है. उस मैंडेट के अकॉर्डिंग में ये आपको लेना ही है कंपलसरीली. इसलिए ये लेटर में आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है. और 2022 है, डेट मीन्स एक साल पहले तक आपको उस कमेटी को फॉर्म करवाना है. और कमेटी फॉर्म होने में यूजीसी टाइम लेती है, ये और नेक भी टाइम लेगा. अब ये ओबीई है क्या? आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. ये है क्या, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए. आप आउटकम नाम से आप समझते हैं. यहाँ पे फोकस हो रहा है करिकुलम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर. तो वही, वैसे तो आउटकम हर चीज़ का निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस करिकुलम और सिलेबस के ऊपर कर रहे हैं. OBE clearly focusing and organizing everything in an education system around which what is essential for the student to be able to do successfully at the end of their learning experience. This means starting with a clear picture of what is important for students to able to do, then organizing the curriculum, instruction and assessment to make sure this learning ultimately happens. अगर हमने कुछ बनाया है तो स्टूडेंट ने वो अचीव करा है या नहीं करा, वो हमारा मेन गोल है. आउटकम हमें ये नहीं है कि हमने बना दिया. हमने बनाने के बाद स्टूडेंट से वो अचीव करवाया या नहीं करवाया, वो हमें जज करना है. और उस प्रोसेस को अटेनमेंट बोलते हैं, जो शायद लास्ट जब आपने ये वर्कशॉप ली होगी तो उसमें नहीं आया. अब ये आउटकम एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब आप बनाएंगे तो इसी OBE के अकॉर्डिंग में ही आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. और उसके लिए थोड़ा सा पूरा डिज़ाइन ऑफ करिकुलम चेंज होगा, उसी के बेस पे होगा, क्योंकि वही मेन है. द आउटकम जो है वही आपका मेन क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए पूरा. उसके लिए चाहे PO हो, CO हो, और वॉट एवर स्पेसिफिक आउटकम भी हो सकते हैं. तो ये सारी जितनी भी, और उसके साथ फिर असेसमेंट मेथोडोलॉजी, वो भी आपको ही बनानी है. यू आर द होलसम, यू आर द टेकर, केयर टेकर. आप सिलेबस के आप ही जानकार हैं, तो आपको ही सब कुछ करना है उसके अंदर. आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम by which looking at the level at which the inputs, method and execution produce the desired learning competencies for the graduates of that program as determined by the technical committee or panel as measured by the appropriate assessment. It points to the way in which the level of attainment of the outcomes can be progressively heightened. Assessing student growth and competency in relation to these outcomes and detailing how outcome based learning at a whole program level function within a complex university context. These are the key constituents of an outcome based education system. आप देख रहे हैं इसमें नंबर 1 आपको एट द टॉप विजन और मिशन के बारे में बता रखा है. विजन एंड मिशन हमारी यूनिवर्सिटी का भी होगा, प्लस अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में किसी फैकल्टी के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ तो मेरी डिपार्टमेंट और मेरी फैकल्टी भी अपने विजन और मिशन रख सकती है. दैट मीन्स मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट को, तो मेरी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का भी कुछ विजन और मिशन होगा. जस्ट लाइक दैट ऑल अदर फैकल्टी, लॉ, फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग, एवरीवन. तो वो विजन मिशन हमारे यूनिवर्सिटी के विजन मिशन से मैच करेगा. वो विजन मिशन मैच करना चाहिए. आपका करिकुलम भी विजन मिशन को सपोर्ट करना चाहिए. अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई विजन मिशन है तो जाहिर बात है आपका करिकुलम उसको सपोर्ट करेगा. तो इसीलिए आपने उसको फॉलोअप कर रहे हैं. तो इसीलिए अगर अदर आप डेवलप करेंगे अपनी फैकल्टी का भी विजन और मिशन. सेकंड,
पॉइंट आपको दिख रहा है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, PEOs। अब ये PEO क्या है, हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं हम तो क्यों दे रहे हैं, इसका पीछे समझना ज़रूरी है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, आइदर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग समझा देते हैं आपको। तो ये मोटा मोटा यही है कि इसमें POs आएंगे, CO आएंगे, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग में PO CO आपको बनाने हैं। ये जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट फिगर है OBE का। By definition, we can understand PEOs are the statement that describe the expected achievements of graduates in their career and professional life a few years after graduation, कि वो कहाँ stand करेंगे। And program outcomes are the statements that describe what students are expected to know and be able to perform or do by the time of graduation. These relate to the knowledge, skills and attitudes that the student acquired through the program. आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हैं, उस टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। एंड द कोर्स आउटकम्स आर स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब what students are expected to know and be able to perform or do upon the completion of the course. कोर्स आउटकम स्पेसिफिक है किसी एक सिलेबस, किसी एक पेपर के लिए, जो जब उसके कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट क्या अचीव कर पाया। जस्ट लाइक कंप्यूटर्स का कोई पेपर हो तो कंप्यूटर्स में क्या अचीव कर पाया उस सिलेबस में, इसी तरह हमारा कुछ प्रिंसिपल्स का हो तो प्रिंसिपल में क्या अचीव कर पाया। तो ये तीनों टाइप। इसके अलावा भी एक होता है, जैसे अपन इंजीनियरिंग में लेते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हम और अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर बना सकते हैं, PSOs बोलते हैं। तो PSOs भी आप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम उसको बना सकते हैं। ओके, उसकी ब्रांचेस अपनी अलग अलग होती हैं। दिस इज द विजन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, जो आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, विजन। इसके बेस पे ही हम आगे की जितने भी हम आपको का जो बनाना है, आपको इसको फॉलो अप करना है, ये इंकलकेट होना चाहिए उसके अंदर। इसको रीड आउट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं, आप सब इससे फेमिलियर हैं। मिशन ये भी वेबसाइट पे दे रखा है, मिशन ऑफ आर यूनिवर्सिटी, किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पढ़ना है इसको, मैं बढ़े आगे ओके। नाउ एज सर मेंशनिंग, सर ने मुझे कुछ टास्क दिया कि मैं समझाऊं, तो मैंने अपना ही फैकल्टी का एक पेपर जो MBA का है, मैंने उसको सैंपल के रूप में लिया है और उसके बेस पे एक अटेनमेंट निकाल के दिखाया है आपको। आप अपने लिए आपका कोई पर्टिकुलर पेपर होगा, उसके बेस पे आप निकालिएगा और जज करिएगा कि वो जब आप मेरा देख रहे हैं तो आपके पेपर में वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, और वो अप्लाई करके फिर मेरे सामने क्वेरी रखेंगे तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा। क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोलूँगा और फिर समझ लेंगे तो फिर वो वापस शायद पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको बस ये माइंड में रखना है कि आपका कोई पेपर है और उसके अंदर कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसको। जस्ट गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट मैंने बताया आपको मेरी फैकल्टी का भी कुछ विजन बनेगा, तो मैंने मेरी फैकल्टी का विजन है आपके सामने। विजन ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट एम्स टू प्रोड्यूस अ प्लेस at both national and international level by producing high quality ethically rich business managers conversant with the state of art technology with the ability to adapt the upcoming technology to cater to the ever changing industrial demands and societal needs. It endeavored to establish itself as a center of excellence by contributing to industries and businesses with vast research areas. This is the vision of my faculty of management. And what are the mission? The mission के अंदर आप just go through करिए।
provide the future leaders in the area of business management through the development of human intellectual potential to the fullest extent, to enable the student to acquire globally competence through problem solving skills and exposure to latest demands, developments in industry and commerce, to educate the student about their professional and ethical responsibilities, to ensure continuous interaction with the industry, academia, through collaborative research project, to impart knowledge of fundamental of management theory and its application in problem solving, to equip the students with requisite knowledge, skill and right attitude necessary to create efficient managers, to encourage the desire for higher education and attitude toward research and development among students, to develop sound knowledge of entrepreneurial process and inculcate creativity and innovation among students, to produce industry-ready graduates having highest regards for personal and institutional integrity, social responsibility, teamwork and continuous learning. This is the wholesome mission मेरी फैकल्टी फॉलो करती है, या मैं जब से आया हूँ मैंने ये करवाना चाहा है. Now comes to the मेन पार्ट, जो आउटकम्स की बात कर रहे हैं अपन. ये PEOs, लास्ट जब आपकी वर्कशॉप हुई थी आपने ये सुना था कि ओवरऑल ये सेम रहता है. जो मैंने भी आप कईयों से सुना कि PEOs ये सबके लिए बराबर है. ऐसा नहीं है, और ये आप चेंज कर सकते हैं. मेन बेसिक जजमेंट आपको लेना है आउटकम, कि आपके जो भी एजुकेशन पर्पस है वो आउटकम जनरेट हुआ या नहीं हुआ, वो अटेन हुआ या नहीं हुआ, वो आपको क्रिएट करना है. तो ये PEOs हैं, लेकिन उसके लिए होता है ये कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है तो हमने उसको फॉलो कर लिया. हम ज़्यादा कुछ और डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए आप हो सकता है वो बने बनाए ले लीजिए, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप चेंज करना ही है. तो जो बना हुआ है वो आप ले लीजिए. तो इसलिए PEOs आपके लिए डिफाइन होते हैं, तो आप वो फॉलो करिए, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस का ऑब्जेक्टिव मोस्टली सेम होता है ज़्यादातर एक एजुकेशन इंडस्ट्री में. तो PEOs आप पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं. ईच एंड इंडिविजुअल पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप बताइए, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. तो जो ये आपने PEO लिखा हुआ है, आपका 12 PEO लिखा है? नहीं, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है. PEOs आर स्पेसिफिक प्रोग्राम आउटकम्स, वो अभी आएंगे अच्छा. आगे. ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं? हमने जो 12 लास्ट टाइम लिए थे वो PEO लिए थे, 12 लिए थे जो. तो वहाँ पे मैडम ना PEO और PSO, एक तो होता है PO होता है. मैं समझा. हाँ, थोड़ा सा ये डिफरेंस करिए. एक PEO और PSO मैं समझाता हूँ. देखिए तीनों में मैंने अभी एक पीछे स्लाइड गई थी, जैन साहब गेट की तरफ से ये। लीजिए. आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे PEO क्या है, PO क्या है और CO क्या है और PSO क्या है. PEO जो है एक बिगर सिनारियो है, एजुकेशन का पर्पस है कि हम पढ़ाई क्यों करा रहे हैं. फिर हम बीटेक में जाएंगे या फिर मैनेजमेंट में जाएंगे, तो फिर मैनेजमेंट की प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत क्या है, वो है PO. फिर हम जाएंगे मैनेजमेंट का कोई पेपर लेके, वो है कोर्स CO. तो हमारे पास एक बिगर सिनारियो PEO का है. अब आप बात करिए PSO कहाँ पे लगेगा, जैसे बीटेक है. अब बीटेक का प्रोग्राम है, बीटेक क्यों कर रहा है, वो PO है. अगर मैं PSO की बात करूँगा तो वो जैसे CS हो गया, सिविल हो गया, ये PSO का पार्ट हो गया. PSO का, ये PSO का पार्ट हो गया, स्पेसिफिक आउटकम. और जो हमारा बीटेक कर रहा है ये हमारा पार्ट वो हो गया PO, वो PO PO का हुआ. है. इंजीनियरिंग का है वो PEO बोलेंगे, एजुकेशनल पर्पस ना. ये पूरा एक एजुकेशन लेने का तरीका क्या है वो सबके लिए सिमिलर होता है. एक्चुअली मैंने क्या बताया, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आपके लिए सबके लिए बना सकते हैं आप, लेकिन आपको चेंज करना है PO PSO CO से, तो वो आपके लिए चेंज होगा. ऐसे इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के हिसाब से बदलिए. मोरलेस आपने 12 बताया, जैसे आपने वो 12 POs आपने शायद पढ़ चुके हैं. सर कहीं कहीं आता है PSO में O फॉर ऑब्जेक्टिव और O फॉर आउटकम. सर PSO आउटकम या ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं अपन. नहीं, PSO में
PSO प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम होगा या प्रोग्राम स्पेसिफिक देखिए ऑब्जेक्टिव होगा या दोनों होगा? मेरे हिसाब से वो आउटकम ही रखिए, क्योंकि आप PSO के बाद भी उस PSO को कैलकुलेट करेंगे, तो डेट मीन्स उसका आउटकम क्या आया आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये आउटकम होगा। अगर जो भी जिस चीज़ का आपको रिजल्ट निकालना है वो आउटकम देखना है। ऑब्जेक्टिव होता है कि एक जनरल थियोरिटिकल है कि आपको ऐसा होगा, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होगा क्या? प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ही है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव मत लीजिए। देखिए लेने में तो ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर वर्ड्स का सिनेरियो नहीं है इसमें, लेकिन आपको क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो PSO जो आउटकम है उस बेस पे ही कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन आपको निकालनी पड़ेगी इसकी। आगे चलते हैं। तो ये आपके पास POs की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 12 PO आप लास्ट टाइम 12 POs के बारे में बात कर रहे हैं, वो ही सारे POs हैं। मैंने मैनेजमेंट के अंदर भी फैकल्टी मैनेजमेंट को भी उसी में ही शामिल करवाया है, तो अलग से कुछ नहीं है। अंतर क्या है, चेंज क्या करना है? चेंज करना है द लैंग्वेज। डिसिप्लिनरी नॉलेज इज द टाइटल। अब डिसिप्लिनरी नॉलेज इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन, एग्रीकल्चर का डिसिप्लिन, फार्मेसी का डिसिप्लिन, लॉ का डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का डिसिप्लिन, इन सबको आपको चेंज करना है। तो आपको लैंग्वेज बदलनी है, ये आप ही का काम है कि आपका PO किस तरह स्टैंड करता है। तो आप जैसे एग्रीकल्चर का पूछ रहे हैं, अरे सर PO तो बोल रहे थे ना कि ऑल ओवर यूनिवर्सिटी का मतलब एक बेसिक एजुकेशन, ये तो आपस कंफ्यूजन होता है। नहीं। PO डिपार्टमेंट वाइज मैंने बताया आपको कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो, यूनिवर्सिटी वाइज कुछ नहीं होता, ये सब आपके लिए है, कोई कॉमन कुछ नहीं। उन्होंने PO तो 12 जो लिए थे वो कॉमन लिए थे। वो कॉमन लिए थे, ये शब्द ही गलत था। ये मैडम Common- कहना है इनका कि स्टैंडर्ड एक फाइनलाइज हो चुका है, उसको लोग अडॉप्ट किया जा सकता है। एक्चुअली सारी लैंग्वेज इंजीनियरिंग पार्ट की थी। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो वही सब कह रहा है कि इंजीनियरिंग का जो लैंग्वेज है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते आपका हैं। टाइटल आपका सेम है, डिसिप्लिनरी नॉलेज, ये PO सबके लिए है, कॉमन है। ये PO है, सबके लिए है। और डिसिप्लिनरी नॉलेज, लेकिन वो डिसिप्लिनरी नॉलेज अगर आप अंदर लिखेंगे, आप देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको, द करिकुलम प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम एनविसेज द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग फंडामेंटल नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, द स्टूडेंट मेड capable of evaluating diverse perspectives in the prism of disciplinary areas, comprehensive picture of situations in the dynamic world. This is the more or less आपके पास डिसिप्लिनरी नॉलेज का एक मैंने बनाया है। तो आप चाहे तो सबके लिए इक्वल कर सकते हैं, वरना एग्रीकल्चर का एक बना सकते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज का एक। नहीं सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि पहले 12 जो फिक्स किए थे वो सबके लिए फिट बैठ रहे थे, कोई ना कोई। वही है सर, मैंने चेंज किसी नहीं में किया। 8 पॉइंट फिट बैठ रहा था, किसी में 10 पॉइंट फिट बैठ रहे थे, कोई जगह नहीं कि 12 पॉइंट फिट बैठ रहे थे। प्रॉब्लम नहीं, पर PEO और PO में सबको कंफ्यूजन है। किसी ने मतलब हम लोगों में भी सबने जितने भी डिपार्टमेंट है ना, जो कोई तो उसको PEO समझ रहा है या फिर स्टैंडर्डाइज आप आज फाइनल कर दीजिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये मेरा भी वही 12 हैं। मैंने फिर बोला, मैंने चेंज नहीं करे। जो लास्ट आपके 12 थे ना, मैंने वही लिए हैं, बट मैंने उसकी लैंग्वेज बदल रही है। ये अपने डिपार्टमेंट के मैंने मेरे जो है, मैनेजमेंट उसको- डिपार्टमेंट की लैंग्वेज रखी है। आपको उसकी लैंग्वेज, ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल सब जगह वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वही है, ये सब जगह सेम है। कॉमन ही रहेगी उसको। तो लेकिन आपको अंदर की POs की लैंग्वेज को आपकी डिसिप्लिन जो पर्टिकुलर फैकल्टी है उसके हिसाब से बदलना है। तो वो 12 की 12 ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अपन। तो वो स्टैंडर्ड है, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उस लेवल पे अभी जाना नहीं है। वो 12 फिक्स हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग, कॉपरेशन, टीम वर्क, रिसर्च रिलेटेड स्किल्स, हाँ हो सकता है कोई पॉइंट वाइज आगे पीछे कर हो सकता है, लेकिन वो मोस्टली 12 वही की वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सर ये 12 हेडिंग वही रहेंगे। ये 12 की 12 वही है। जहाँ कंटेंट में बोल रहे हैं कि जैसे इंजीनियरिंग वर्ड यूज किया है, तो इंजीनियरिंग का जो बना रहा है वो इंजीनियरिंग वर्ड यूज करेगा, और दूसरा कोई अगर आप दूसरे स्ट्रीम का बना रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो वो आप टर्मिनोलॉजी अंदर यूज की लैंग्वेज करेगा, ऑफ कंटेंट बदल सकते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन सेंस वही निकलना चाहिए। मेन टाइटल डिसिप्लिनरी नॉलेज है तो डिसिप्लिनरी नॉलेज, Disciplinary की लीडरशिप है बात तो लीडरशिप, एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो वो सबका सेम रहेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो मेरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये उसका सिलेबस है आपके सामने, जिसके अंदर क्रेडिट पॉइंट्स और लेक्चर के अंदर उसको किया हुआ है बाइफरकेट।
इसी 4 यूनिट्स के हिसाब से मेरे इस पेपर के लिए 4 COs डिफाइन किए गए। व्हाट आर दीज COs? आपके सामने हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, demonstrate the roles, skills and function of management, analyze effective application of principle and practice of management knowledge to diagnose, solve organizational problems and develop optimal managerial decision. And the CO4, understand the complexity associated with the management of human resource in the organization and integrate the learning in handling these complexities. These are the 4 COs. अब ये मेन पार्ट आ गया जहाँ पे हमें जिसके ऊपर सारा काम करना है। अभी तक हम देख रहे थे क्यों कर रहे थे और ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन का क्या मोटिव निकल रहा था। अब हमने अपना एक सिलेबस लिया और सिलेबस का जब हमने देखा उसको यूनिट वाइज, तो उसके 4 अलग अलग CO, 4 CO मैंने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। आप हो सकता है 5 करें, हो सकता है 6 करें, वो बेटर नहीं है। ये सब आपके हाथ में है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं किस तरह। 3 भी कर सकते हैं, 3 तो आएंगे, मिनिमम आएंगे, कम 3-4 यूनिट होती है तो ये आपके 4 डिफरेंट COs। अब मेन पार्ट ये है समझने की, वो ये है कि ये जो COs हैं, नाउ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, दैट पेपर, हर कुछ वो CO के बेस पे काम होगा। चाहे आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हो, बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हो, वॉट एवर स्टूडेंट को आप असाइनमेंट किस तरह से देना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट किस तरह देना चाह रहे हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आपके अंदर हो, डिपार्टमेंट के हो कुछ, तो सब कुछ अगर आप कंसर्न लेना चाहते हैं तो इनके बेस पे ही होगा। ये आपके लिए बड़े पॉइंट हैं अगर आपका पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपके मिड टर्म्स होंगे, मिड टर्म फर्स्ट, मिड टर्म सेकेंड, वो कैसे डिफाइन होंगे, वो भी इन CO के बेस पे डिफाइन होंगे। तो ये आपको मेन समझ जरूरत है कि आगे जब भी पेपर की कुछ बात करनी है हमें, तो पेपर को हम इन COs के बेस पे बात करेंगे। तो इस CO हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप बात करें मैपिंग तक पहुंच चुके थे। मैपिंग जरूर सर ने समझाई थी, लेकिन शायद फिर भी समझ नहीं आया, तो मैं वापस समझाता हूँ आपको। इसके बाद एक टर्म आता है द मैपिंग। हम बोलते हैं CO PO मैपिंग। आप ये देखेंगे यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के लेवल दिखा रखे हैं। स्लाइटली 1, मॉडरेटली 2, स्ट्रांगली 3। ये आपके 3 लेवल हैं। तो इस लेवल को आपको हमेशा रखना है और इसी के बेस पे आपको मैपिंग करनी है। कोई है जिसको लास्ट टाइम मैपिंग अच्छी तरह समझ में आ गई थी, जिसने कुछ किया हुआ मैपिंग पे कुछ काम बनाए थे सर, सबने डॉक्यूमेंट सबने ये करा हुआ है, तो मैपिंग फिर आगे जल्दी ले सकते हैं अपन इस चीज़ को ना। ओके, तो मैं जल्दी से इसको एक बार बता देता हूँ आपको कि मैपिंग का काम किस तरह से किया। हर एक CO को हर एक PO के साथ आपको जज करना है। वो कहाँ पर दिया रखा है, वो आपके पीछे दे रखा है। जैसे फर्स्ट CO को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट CO को आप देखिए, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट CO. नाउ आई हैव टू मैप इट अकॉर्डिंग टू द PO फर्स्ट। तो PO फर्स्ट क्या था अपना, याद है किसी को? द डिसिप्लिनरी नॉलेज। वापस देख लेते हैं एक बार। दिस इज फर्स्ट PO क्या है अपना, डिसिप्लिनरी नॉलेज। अब मैं बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड द डिसिप्लिनरी नॉलेज। दैट मीन्स मैं वही कंसेप्ट को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, इसलिए मेरा ये स्कोरिंग जो है लेवल मैंने दिया है 3। दिस इज स्ट्रांगली मैच्ड, स्ट्रांगली मैप्ड, तो इसलिए यहाँ पे 3 आया। इसी तरह से आपको ये पूरा टेबल तैयार करनी है। एक PO2 वाला बताइए। PO2 ऐसे कंपेयर करके PO2 को CO4 से करिए, CO2 से कर लेते हैं। CO2 और PO2 चलते हैं। PO2 CO2
आप पढ़ लीजिए एक बार CO2 क्या है। डिमॉन्स्ट्रेट द रोल्स स्किल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मेरा CO2 है। नाउ मुझे PO2 के ऊपर चलते हैं। PO2 क्या था? कम्युनिकेशन स्किल। मैं यहाँ पे एक स्किल की बात कर रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, द कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए, लेकिन मुझे सारी स्किल्स अभी फॉलोअप नहीं करी मैंने इसके अंदर, इसीलिए मेरा समवट मॉडरेटली ये मैच हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे CO2 को PO2 के साथ जो मैच करवाया, दैट गोज टू द मॉडरेट मैपिंग लेवल, जिसको मैं 2 दे रहा हूँ। CO क्या था? CO2 था जिसमें स्किल्स के बारे में, फंक्शनल स्किल, डेवलपमेंट स्किल सब थी उसके अंदर, और उसको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल, केवल एक स्किल का बात कर रहा है, इसलिए आपने 2। इसके मैंने 2 दिया। वो भी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्किल है, मेन स्किल है। एक CO1 और PO3 का दिखाइए तो। CO1 PO3 आपने वो गैप मैंने मैच नहीं करवाया, आप देखेंगे CO1 के साथ PO3 मैच नहीं हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि CO1 क्या था। CO1 अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। नाउ एक बार PO3 देख लेते हैं कि PO3 क्या थी। PO3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ तो एक थ्योरेटिकल मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके साथ जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन मेरे लिए ये जो है उसको आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिस का पार्ट नहीं था ये, कंसेप्ट का बात। हाँ, इसीलिए मैंने इसको नील छोड़ दिया। ये टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पार्ट, ये आपको जज करना है, ये आपका पेपर है, आपका पेपर का आपका आउटकम किस तरह से आपको जज करना है। डिपेंड ऑन द फैकल्टी, डिपेंड ऑन द टीचर कि ये आपको किस तरह से मैप करवाना है। एंड द लास्ट वन इज द एवरेज। आप सबका एवरेज जितने भी लेवल है उसका ऐड करके टोटल से आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए जजमेंट में गलती हो गई, हम लोग जैसे आपने 3 दिया, किसी को हम 2 रहे हैं, या आपने जैसे वहाँ नील दिया, हमने 1 दिया, तो इसका तो इफेक्ट पड़ेगा सीधे अटेनमेंट पे डायरेक्ट। देखिए मैंने जब हम अटेनमेंट अभी निकालेंगे आगे, तो हर एक चीज़ का एक एवरेज बनेगा। तो अगर आप एक चीज़ जैसे आपके हिसाब से वो चीज़ मैच नहीं कर रही, लेकिन अब दूसरा मैच आएगा उसके साथ ना, तो एक ओवरऑल सिनेरियो बनेगा उसका लास्ट में। अपन जब मैं अटेनमेंट लेंगे हर PO का, तो इसकी स्कोरिंग बहुत छोटी निकल जाएगी। अच्छा, माइनर वेरिएशन। तो इसीलिए इसके बेस पे हम कुछ बच्चे का आउटकम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम मान लो छोड़ भी दिया, लेकिन क्योंकि हमें बाद में एवरेज, बाद में उसके क्वेश्चंस के सॉल्व करने का तरीका, जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे, सब उसके बेस पे कवर हो जाएगा, तब आप इसको हम देखते। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा पॉइंट दीजिए कि ये इसमें फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा, इनकलकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको ज़रूर मैच करना है। गलती हो सकती है लेकिन कोशिश करें नहीं हो। नाउ ये पार्ट है जो लास्ट कैलकुलेशन दत्ता सर ने भी बताई थी कि कैलकुलेशन पार्ट में फॉर्मूलेस बता के शायद छोड़ दिया था, कैलकुलेशन हुई नहीं थी, और हमारा जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम असेसमेंट का क्राइटेरिया, वो भी नहीं PPT में शो हुआ था लास्ट टाइम। मोरलेस मैं इसको देख रहा हूँ जब से आया हूँ, अगर कुछ किसी में चेंज हो तो बताइएगा। असेसमेंट मेरे पास 2 तरह के असेसमेंट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। असेसमेंट टूल जो है मेरे पास अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट, सेमिनार के 10 नंबर, 2 असाइनमेंट्स मैं 5-5 नंबर के देखता हूँ बच्चों के लिए। फर्स्ट मिड टर्म 10 नंबर का जो 40 नंबर का होता है, उसके बाद हम एग्रीगेट निकाल देते हैं। सेकंड मिड टर्म भी 10 नंबर। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हम 60 मार्क्स का कर रहे हैं। एंड फॉर इनडायरेक्ट अटेनमेंट वी रिलाई ऑन द स्टूडेंट फीडबैक कि स्टूडेंट हमें किस तरह से रिजल्ट दे रहा है और फीडबैक दे रहा है। कोई डाउट इसमें? कुछ सबके ऐसे ही होता है, फार्मेसी में डिफरेंस होता होगा। चलिए सर, इसको आप अप्लाई करना फार्मेसी के ऊपर। और असेसमेंट टूल मतलब होता तो मिड टर्म और ऐसा असाइनमेंट बेस ऐसे ही होता होगा, तो उसको आप मार्क्स कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा निकाल लें। यहाँ पे कंप्यूटेशन
हम डायरेक्ट सीईओ की और इनडायरेक्ट सीईओ की कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट सीईओ 40% इंटरनल, राहुल सर बैठे हैं, ऐसे ही होता है ना, और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का 60% और ओवरऑल 100%। ये है डायरेक्ट सीईओ अटेंडमेंट जो हमारे पास आता है हमारे। अब ये ओवरऑल के लिए यहाँ क्राइटेरिया आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने सर से भी डिस्कस किया था, तो ये मेरा क्राइटेरिया है हमारी यूनिवर्सिटी सर के क्वालिटी कंट्रोल से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट के लिए अब 80% वेटेज रखिए और 20% इनडायरेक्ट के लिए जो फीडबैक आता है उसके लिए 20% का वेटेज रखिए। उस बेस पे फिर हम अटेंडमेंट निकालेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? जिनका काउंसिल ने नंबर फिक्स कर रखे हो, पार्टीशन कर रखे हो, नंबर फिक्स कर रखे हो, वो कैसे करेंगे? नहीं, ये फिक्स नहीं हो सकता। इसके लिए आप बात कर रहे हैं कि इनके नंबर्स की, मार्क्स की। हाँ, मार्क्स ये सब आपके ऊपर है सर। और ये आप हो सकता है, ये मैंने ऐसा टूल्स ये ले रखे हैं, टूल्स और भी तरीके से हो सकते हैं। तो हम इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह हो, कुछ दूसरे कुछ प्रैक्टिकल पार्ट हो, वो सब ले रहे हैं, तो ये सब आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन मोरलेस फिर आपको मार्किंग उसी हिसाब से फिर सीईओ की बेस पे करनी पड़ेगी। वो मेरा मेन है। मैंने कहा था कि सीईओ आपके लिए मेन है। उन सीईओ को, 4 सीईओ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट असेसमेंट, इनडायरेक्ट फीडबैक के बेस पे। बच्चे क्या फीडबैक दें, यूनिवर्सिटी का, कोर्स का, सब्जेक्ट का, फैकल्टी का, क्या? मैं बताऊंगा, अभी आएगा सर आगे, है ना, कि इनडायरेक्ट अच्छा फीडबैक कैसे आएगा। उसमें होगा ये सीईओ। इस सीईओ से आप क्या समझे कि फैकल्टी को जज करना है। फैकल्टी जनरली क्या होता है, तो क्या इस ब्याह पे हम बच्चों को नंबर देते हैं? मैं वही बात कर रहा था सर। अभी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से या हो रहा है या अपना पीछे हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे चल रहा था, वो सब मैटर अभी नहीं करता। क्योंकि अभी मैटर ये कर रहा है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। अगर नहीं किया है तो ये करना पड़ेगा। मैंने एक स्लाइड बताई थी जिसके अंदर वी हैव टू चेंज आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। हमें वो बदलना भी पड़ेगा और अपने माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा कि हम इसी सीईओ के बेस पे सारा करिकुलम, सारा सेमेस्टर डिज़ाइन करें। करिकुलम, सेमेस्टर, सिलेबस ये तो हम चेंज नहीं करते सर, सीईओ के बेस पे करें, मैं ये बोला आपको। वो पूरा नहीं बदलना है। सीईओ डिसाइड करेंगे तो सीईओ के नाम से आप हर चीज़ को मैच करा सकते हैं। सीईओ तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बन जाते हैं ना सर। मैम, तो सीईओ जब सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेंगे तो प्रोजेक्ट्स आप देंगे या फिर बच्चों के क्वेश्चन बनाएंगे, तो सीईओ के किस सीईओ से मैच हो रहा है क्वेश्चन, ये आपको जज करना है। सर, पहले सिलेबस डिजाइन करेंगे या पहले सीईओ बनेंगे? सिलेबस तो बने हुए हैं, सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर सिलेबस चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो नहीं, पहले अब आप उस लेवल पे मत जाइए कि पूरा सिलेबस बदलें। आपको सिर्फ सीईओ बनाइए। डेट उस सीईओ को आप ये ऐसा जब भी आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे मिड टर्म के, तो मिड टर्म के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि किस सीईओ के मिड टर्म है ये। सिर्फ सीईओ से मिड टर्म का क्वेश्चन बनाए, ये आपको मेन फोकस रखना है। अब आपके सामने एक लेवल का एक टेबल आ रखी है कि अटेनमेंट लेवल है। जब मैं अटेनमेंट निकलवा रहा हूँ आपसे, तो मैंने पीछे एक लेवल बताया था आपको स्लाइटली, जब मैपिंग करते वक्त मॉडरेटली और स्ट्रांगली, ये उसकी मैपिंग का था लेवल। अब जब मैं लेवल डिसाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट के लिए, तो मेरे पास चाहे अटेंडेंस, क्लास पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट, सेमिनार के 10 नंबर हैं, इसके हिसाब से भी इसका लेवल बनेगा। मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ली है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है 60%। तो मोरलेस में 60% एक ऐसा फिगर था जो ज़्यादातर बच्चों के हो रहे थे कवर, और इससे ज़्यादा ही आ रहे थे, कुछ एक बच्चे इससे नीचे आ रहे थे। तो मैंने एक थ्रेशोल्ड बना दिया उसका, आप सब समझते हैं। हम ईआरपी में ऐसा कोई सिस्टम, ये ऐसा कोई डाल नहीं सकते जिसमें हमसे कि ये चीज़ें डालें और वो अपने आप सब निकल के आ जाए? नहीं सर, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये फैकल्टी की नहीं, एक बार फिक्स हो जाए फिर हर बार से तो सिर्फ ये बाकी की चीज़ें डाल नहीं रहे, फिर वो अपने आप अटेनमेंट निकल के आ जाए बच्चों को। सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है ना, सब्जेक्ट के लिए सेम फिक्स नहीं कर सकते। सर जैसे कोई ऐसा जनरली सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसके लिए इसकी इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम करनी पड़ेगी। 40 करनी आपको हो सकता है यहाँ पे 42%, 43%, ये थ्रेशोल्ड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो बच्चे फेल हो रहे होंगे
तो आपका तो आउटकम नहीं आ रहा, तो थ्रेशोल्ड आपकी बदल गई। तो उस सिचुएशन में आपको आपका आउटकम किस बेस पे डिसाइड करना है, ये फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ भी मैनिपुलेशन तो करना ही पड़ेगा सर ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पेपर आपकी जिम्मेदारी है। उस पेपर के क्वेश्चंस आपके सेट कर रहे हैं, उस पेपर के असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स सब आपके ऊपर है, तो इसलिए वो मैनिपुलेशन आपके साथ ही, अब उसको मैनिपुलेशन बोलेंगे वो शब्द शायद सही नहीं लग रहा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी टोटल डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। तो ये आपके पास मेरे लेवल वन 50 to 70% स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 6 मार्क्स, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड 60%। 50 से 70% बच्चों के 60% से ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो मेरे लिए लेवल 1 है। इसी तरह से मैं उसको बढ़ते हुए 71 to 90 द लेवल 2, 90 एंड अबव लेवल 3, 3 अलग अलग तरीके से लेवल मैंने डिसाइड किया है। आप देखेंगे सब में बराबर चल रहा है, ऐसा ही है, कुछ मार्क्स आगे पीछे कर सकते हैं आप। एंड सेमेस्टर में ज़रूर चेंज होगा। एंड सेमेस्टर को कि एक पूरा एक क्राइटेरिया अपना होलसम पेपर के लिए लास्ट में निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर 60% ही लिया है मैंने भी, वो 60% ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन, क्योंकि यहाँ पे मेरा जैसे मैंने बताया आपको कि बच्चों का मुझे फिगर देखना है कि आगे पीछे कितना जा रहे हैं। तो एक लेवल आपको डिसाइड करना है, 60% से ज़्यादा बच्चों के लिए लेवल 1, 70% ज़्यादा के लेवल 2 और 80% से ज़्यादा बच्चों के लिए लेवल 3। एक टेबल आपको दे रखी है, इसको समझना है आपको, ये सब निकालना पड़ेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि आपने किस तरह से उस पीछे के लेवल को यहाँ पे जज किया है। अब आप देखेंगे कि CO1 ये आपके मेन है, CO1 से ही सब, मतलब CO से ही सारे आपके काम हो रहे हैं। अब जब CO की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 2 मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म 1 और मिड टर्म 2। मेरा जो करिकुलम डिज़ाइन मैंने किया था मेरे पेपर का, मेरे फर्स्ट और सेकंड यूनिट और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट इस तरह से थे, मैंने COs में उसको टुकड़े कर दिए। पहले मिड टर्म में, फर्स्ट मिड टर्म में मैं 2 COs कवर करता हूँ, CO1 एंड CO2। सेकंड मिड टर्म में मैं रिमेनिंग 2 COs, CO3 एंड CO4 कवर कर रहा हूँ। तो आपके लिए CO जरूरी हो गया कि मेरे मिड टर्म के क्वेश्चन किसके बेस पे बन रहे हैं। मैं फर्स्ट मिड टर्म में सिर्फ 2 COs कवर कर रहा हूँ, इसी तरह सेकंड मिड टर्म में मैं बाकी के रिमेनिंग 2 COs कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास ये, आप पीछे मैंने बताया था आपको किस बेस पे जज कर रहा हूँ मैं, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, फर्स्ट असाइनमेंट, द डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मिड टर्म का आता है। इसी तरह सब में है ये फर्स्ट टेबल, फर्स्ट कॉलम इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में आप सब बच्चों को इंटरनल मार्क्स देते हैं, 40% वेटेज है उसका। अब ये अटेनमेंट लेवल कैसे आया इसका, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ये टेबल आप, मैं बार बार इस तक पहुंचूंगा कि ये कहाँ तक हमने निकाला है, क्यों निकाला है, कैसे निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी सर बताया था, ये एक इनडायरेक्ट का कॉलम भी दे रखा है इसमें। इनडायरेक्ट का लेवल अटेनमेंट कैसे आया, तो इसको देख लेते हैं सर अपन। इनडायरेक्ट का, ये तो डायरेक्ट है जो उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। इनडायरेक्ट के लिए ये है। इनडायरेक्ट में क्या किया सर अपन ने, बच्चों को कैसे भी करके फॉर्म दे दीजिए, कोई भी गूगल फॉर्म बना लेते हैं आजकल, 4 CO के ऊपर बच्चा, उसके अंदर ही आपको अगर आप उसकी जजमेंट बच्चे से समझ सकते हैं तो वो आपकी लेवल आपको डिसाइड करवाएगा 1, 2 और 3। उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आई है, लर्निंग आई है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बना है या नहीं बना। मेरा CO फर्स्ट जैसे बोलता था, लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें पूरी तरह से वो समझ गया तो वो आपको 3 लेवल दे देगा, सेकंड लेवल दे देगा, फर्स्ट लेवल दे देगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये फीडबैक उसी का ही है। बच्चे तो अभी जो फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं वो जो हमें वो देते हैं, फिर अपन को अगर नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट है क्या? नहीं
जो बच्चे अभी जैसे क्लास नहीं, वो आप जो बता रहे हैं वो पीओ फीडबैक है, वो भी बताऊंगा। फैकल्टी का एक एवरेज के अनुसार नंबर होता है कि 1 से 5 के बीच में जो गुड है या एवरेज है उसके भी यहाँ पे नंबर देते हैं। हाँ, उस पे वो भी कर सकते हैं, पे ही है ये लेवल। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम शामिल करेंगे पीओ फीडबैक में। ये जो है ये मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग में, ये मेरा जो बच्चों को जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ उसका फीडबैक है ये, सीओ के बेस पे। ठीक है, इसको आप सिर्फ उस पर्टिकुलर वन पेपर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ओवरऑल की बात करेंगे तो वो पीओ है जो लास्ट में स्टूडेंट एंड सेमेस्टर फीडबैक देके जाता है, वो लास्ट में आएगा, वो भी आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट लेवल 1 लेवल 2 ये लेवल्स मैं बताता हूँ। अब आपने देखा, आपने जैसे मैं सपोज करो गूगल फॉर्म आप बनाते हैं, 4 सीओ डाल दीजिए, बहुत बनाना बहुत इजी है। तो 4 सीओ के ऊपर अब कितने बच्चों ने आपको लेवल 1 दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट फॉर लेवल 1, अगर लेवल 1 दिया है, जैसे मेरे पास इस यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे एमबीए के अंदर। लेवल 1 मुझे किसने ने दिया, 3 बच्चों ने मुझे लेवल 1 दिया है। CO1 के लिए CO1 के लिए लेवल 1 3 बच्चों ने दिए। हाँ, CO1 के लिए लेवल 1 मुझे 3 बच्चों ने दिया। अब लेवल 2 मुझे रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स ने लेवल 2 दिया है, और लेवल 3 मुझे किसी ने नहीं दिया। ठीक है, ये मेरा सीओ के बेस पे आकलन है, बच्चों ने मुझे जो दिया है। इसी बेस पे एवरेज निकाल लेंगे तो इनडायरेक्ट अटेनमेंट लेवल आ गया, जो मुझे उस टेबल में ये वाली, इस वाली टेबल में ये चारों मैंने अटेनमेंट लेवल लिख दिए। ठीक है, ये इनडायरेक्ट था। अब कम टू द डायरेक्ट, हम इंटरनल असेसमेंट देख लेते हैं एक बार। इस तरह की कुछ रिवॉर्ड अवार्ड शीट अपन तैयार करते हैं, जिसके अंदर अटेंडेंस क्राइटेरिया मार्क्स होते हैं, फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, सेकंड मिड टर्म के, फर्स्ट मिड टर्म के मार्क्स, ये सब मार्क्स होते हैं। मेरे बच्चों का ये रिजल्ट आया, ये मार्क्स है मेरे पास। तो आपके सामने मैंने आप देखेंगे इसमें 2 करके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अलग अलग मिड टर्म, 2 मिड टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ। उन दोनों के लिए मेरे पास सीओ का कैलकुलेशन CO1 CO2 CO3 CO4 के हिसाब से है। ये अवार्ड शीट है, ये आप सब प्रिपेयर करते हैं, फिर दिखाने के लिए थी। ये मार्क्स आ गए बच्चों, अब मार्क्स आ गए हैं, इसके साथ हम असेसमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट। आप ये देख रहे हैं सामने आपके पास, इसके अंदर फर्स्ट मिड टर्म के लिए और सेकंड मिड टर्म के लिए, दोनों के लिए इंटरनल असेसमेंट की बात की हुई है। हम क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस वगैरह के 5 नंबर में से बच्चों का क्या स्कोर रहा, फर्स्ट असाइनमेंट में बच्चों के क्या मार्क्स आए, इसी तरह से सेकंड लेवल पे मिड टर्म से पहले अटेंडेंस उन बेस पे कितने मार्क्स आए बच्चों के, एंड सेकंड असाइनमेंट में कितने मार्क्स हैं, ये मेरा डिसाइड कर लिया। अगेन फिर से यहाँ पे ये तो हो गया मार्क्स का फिगर, ये देखना जरूरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड। अब मेरे पास 500 बच्चे थे, 500 बच्चे हैं, इसलिए वो पूरा फिगर है मेरे पास। आपके पास जैसा फिगर हो वो लिखना है। इधर भी थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं अपन। थ्रेशोल्ड मेरे लिए हमेशा वो 60% का ही क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, आप भी वही ले सकते हैं। 5 का 60% 3, तो 3 के हिसाब से मुझे उससे ज़्यादा नंबर किसके आए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेटर देन 3, वो मेरे पास आया 4 स्टूडेंट्स। 4 बच्चों के मार्क्स 3 से ज़्यादा हैं। परसेंटेज स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 80%, क्योंकि 5 में से 4 का 80% अगर मैं निकालता हूँ तो 80% आ गया 4 के हिसाब से। 80% मेरा लेवल मैंने डिसाइड किया था। ये आप देखेंगे 80% कहाँ पे आ रहा है, लेवल 2 में।
80% कहाँ पे आया? लेवल 2 में। तो यहाँ पर अटेनमेंट लेवल क्या आ गया? 2। आप सबको ये पीपीटी मिल जाएगी अगर जरूरत हो तो। इसी कर ही देना फिर सभी। हाँ, इसी तरीके से फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स। अब फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स में आप देखेंगे मेरे पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, सब बच्चों के ज़्यादा ही हैं। तो मैंने 100% मेरा रहा और लेवल कितना अचीव हुआ? 3। ये मेरे पास इंटरनल असेसमेंट है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने नहीं दिया, नॉट गिवन। हाँ, ये सारा सॉफ्टवेयर में बना के देना, मतलब सॉफ्ट कॉपी देनी है? नहीं, आपके ऊपर है। आप हाथ से कैलकुलेट करिए, अपने लिए टाइप करके रखिए, अपना जब आपसे मांगा जाएगा तब देना है। मतलब सॉफ्ट कॉपी में रखना है? सॉफ्ट कॉपी में रखिए। ये आपके पेपर के हिसाब से है। ये जनरली ये आप सब समझते हैं, वहाँ के लिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन ज़्यादातर चलती है, जहाँ पे फैकल्टी के हाथ में 3 या 4 पेपर हो मैक्सिमम। जहाँ पे 10-12 पेपर हो तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब थोड़ा सा हेल्प उसमें आपको डिपार्टमेंट की लेनी होगी। एक्सेल है, एक्सेल पे कुछ भी हो सकता हाँ, वैसे तो एग्रीगेट है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वो कैलकुलेट करते चलना है कि बच्चों का रिजल्ट क्या क्या आया है। बस वो रिजल्ट के बेस पे आपको अटेनमेंट निकालती रहनी है जब तक कि आपसे डिमांड नहीं की करते हैं कोई। तो ये आपके पास इंटरनल असेसमेंट आ गया सर। कोई डाउट यहाँ तक? सारे करवाऊंगा। कोई डाउट नहीं। ओके। एक नेक्स्ट कैलकुलेशन आई है हमारे पास, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ एंड सेमेस्टर। हम लास्ट में जो 60 नंबर का पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिएगा, जब एंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए भी सर क्राइटेरिया है। CO1 से कितने मार्क्स का पेपर बना, CO2 से कितने मार्क्स का बना, CO3 से कितने मार्क्स का बना और CO4 से कितने मार्क्स का बना। तो मेरे पास 60 नंबर का है, 15 नंबर हर CO से मैंने बच्चों के क्वेश्चंस बनाए और फिर उसके बेस पे जज करूँगा कि बच्चों का क्या रिजल्ट आउटपुट रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट कामिनी गुप्ता, फर्स्ट CO सिर्फ 15 में से 10 नंबर इसने अचीव करे। अब इसी बेस पे सारे बच्चों के हिसाब से मैंने देखा, तो ये आप देखेंगे वैसी ही टेबल है जैसे पीछे किया था। थ्रेशोल्ड मार्क्स से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड मार्क्स 60% वही लिया है मैंने। तो 60% मेरा 15 का 60% कितना हुआ? 9। तो 9 से ज़्यादा आपके पास 5 में से 5 हो गए, 9 से ज़्यादा ही हैं। तो मेरे पास 100% रिजल्ट है फर्स्ट CO के लिए। तो लेवल मेरे पास कितना बना? 3। इसके लिए जैसे सारे वो फैकल्टीज जो ये बनाएंगे एंड सेमेस्टर, उनके लिए उनका क्वेश्चन पेपर उनके साथ होना चाहिए, उनको पता होना सर, चाहिए मैंने क्या दिया। मैं फिर बात कर रहा हूँ, अभी दुबे सर से मेरी लास्ट में ये बात हुई, जो गया पीछे गया, आगे आने वाले टाइम के लिए करते हैं सर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर कि ये जो असेसमेंट है वो 1 साल का बनाना है, हमें 19 से 20 का नहीं, ये आप 20-21 के लिए बनाइए, छोड़ दीजिए पीछे का, कोई पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं जानता हूँ ये। लेकिन मैं इसलिए समझाया जा रहा है एटलीस्ट 20-21 की में आप फॉलोअप कर लीजिए उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए मैं बोलूँगा सर से कि सर मेरा सैंपल लगा दीजिए नेक में और मैं डील कर लूँगा इन्फेक्शन को, ठीक है। लेकिन आपके लिए है, आप लोग 20-21 के लिए उसको थोड़ा सा यूज़ करना शुरू करिए, थोड़ा सा निकालना, आउटकम को निकालना मैपिंग के ज़रिए, वो मस्ट है, फॉरमोस्ट है जो आप करना शुरू करेंगे। तो ये लेवल्स बन गए इसके भी, ये भी वैसा ही है तरीका। कोई डाउट यहाँ तक? चलते हैं आगे। अभी तक हमने बात कर ली इंटरनल असेसमेंट की और एंड सेमेस्टर की। एंड सेमेस्टर के लिए भी जो लास्ट में कॉलम था ना मेरे फर्स्ट टेबल के अंदर, वो एंड सेमेस्टर वाला, उसमें वो एंट्री कर दी। नाउ कम्स टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C करके, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह आप पार्ट A के अंदर हम दे देते हैं
फिर डेफिनेशन और ये सब आता था पार्ट बी के अंदर, एंड द लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आते थे पार्ट सी के अंदर। तो इस तरह से मेरे पास 3 तरह के डिवीज़न था। तो मैं सारे वो 40 के लिए तो नहीं इसमें शो करूँगा, टेबल बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने स्केच आपको 4-4 टुकड़े कर दिए। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, थर्ड का बी, इसी तरह सी और डी। CO 1 से, ये मैं फर्स्ट मिड टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, मिड टर्म की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट पेपर। फर्स्ट ए क्या है सर? फर्स्ट ए फर्स्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना होता है पार्ट ए का, फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन के हिसाब से मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 नंबर मार्क्स है उसके, तो 1 नंबर में से 1 नंबर आ गया उसके। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 2-2 नंबर के डेफिनेशन वगैरह आते हैं अब शायद, तो उसमें से कितने नंबर आ रहे हैं। एंड लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो उस तरह से 5 नंबर। ये मेरे पास अवार्ड शीट है पहले से, ये मेरी कैलकुलेशन थी बच्चों की। इसको आपको जज करना है, ये बच्चों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर करे, ये आपको ही देखना। जब आप स्कोर देखते हैं, ये पैटर्न आपको जब आप चेकिंग करते हैं तो पता लग जाता है कि बच्चे के इस क्वेश्चन में इतने नंबर आए, तो वो आप लिखने हैं। इसको ऑन पेपर आपको करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो सर अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसमें तो एक ही सेक्शन है जो सर वो अपन ने, क्योंकि वो क्राइसिस है, वो अलग है, पैटर्न बदल दिया। ये पैटर्न वो है जो हम फॉलो करते थे आज तक। अगर इस सेमेस्टर में फॉलो करना मैं इसमें करना अभी मैं 20-21 में इस इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। अगर है तो पैटर्न बदल दीजिए, और कुछ नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वही होगा। हाँ, आपको सिर्फ मार्क्स चेंज करना है और बच्चों का रिजल्ट देना है, उसमें और कुछ चेंज नहीं होगा, बस वो क्वेश्चन ही तो बदल रहे हैं। और मार्किंग जो मेरे पास यहाँ पे 8 में से आती थी, वो 2-2 नंबर में से आएगी, तो बस इसलिए वो बदल जाएगा। यहाँ पर वही फिगर जैसे पीछे बताया था, थ्रेशोल्ड का 60%, तो मेरे पास इन सब का आप देख लीजिए कितने बच्चों के मार्क्स 60% ज़्यादा है, तो एक में से एक ही आ रहा है, तो वो तो 100% हो रहा है। तो यहाँ पे 4 बच्चों के ज़्यादा हैं, एक के 0 हो गए, 80% मार्क्स, 80% स्टूडेंट का क्राइटेरिया मेरा लेवल 2। कोई कुछ पूछना है? तो यहाँ पर इस तरह से अटेनमेंट लेवल निकली। अब क्योंकि मुझे ये CO 1 की थी, तो इस CO 1 को मुझे वहाँ पे लेना है, तो मैं इसका एग्रीगेट डेल निकाल दूंगा। इन सब का एग्रीगेट आया 1, इसको कि मुझे वहाँ पे पुट करना है इस चीज़ को। कहाँ पर? यहाँ। दिस वन इज द मेन टॉपिक। आप देखेंगे ये अटेनमेंट लेवल इंटरनल असेसमेंट के लिए निकली, ये एंड सेमेस्टर के लिए निकली, और ये इनका एवरेज अटेनमेंट का, इन सब का एवरेज निकल गया। ठीक है, यहाँ तक चलें। अब वो पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव पूरा हो गया, ये दोनों चीज़ आपके हाथ में है। नाउ कम्स टू द अटेनमेंट कैलकुलेशन। अटेनमेंट कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले अभी एक फॉर्मूला बताया था, 40% ऑफ इंटरनल एंड 60% ऑफ एंड सेमेस्टर, यही था। तो दैट मीन्स 40% 0.4, तो 0.4 का ये इंटरनल असेसमेंट और 60% ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम। इन दोनों को आपको, दोनों अटेनमेंट लेवल आपके सामने है, 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 3। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने जो डायरेक्ट अटेनमेंट आएगी वो आएगी 3। इनडायरेक्ट मैंने भी बताई थी आपको, फीडबैक फॉर्म से निकला था। हाँ पूछिए। 0.4 और 0.6 क्या? 0.4 इज द 40%। 40% 4/100 करेंगे तो 0.4 हो जाता है। तो 0.4 इंटू दिस, 0.6 इंटू दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे, यू गेट द लेवल डायरेक्ट CO अटेनमेंट। ये CO अटेनमेंट आ गया आपके पास, आपका कोर्स का अटेनमेंट आ गया। इनडायरेक्ट बच्चों से पूछा आपने फीडबैक लेते वक्त, तो बच्चों ने जब रिजल्ट दिया था आपको, वो आया 1.4।
इन दोनों से लिंक करते हुए मैंने एक फॉर्मूला और दिया ओवरऑल सीओ, जिसमें 80% ऑफ डायरेक्ट एंड 20% ऑफ इनडायरेक्ट। तो 80% ऑफ डायरेक्ट एंड 20% ऑफ इनडायरेक्ट वो निकाला। ये आपका ओवरऑल सीओ अटेनमेंट है। यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को? सर जो अटेस्टमेंट है वो सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए बनेगा या लैब पेपर के लिए बनेगा? सर इसमें थ्योरी पेपर और कुछ ऐसा लिख रही है। अटेनमेंट जो है, जो भी हम बच्चों से डीलिंग कर रहे हैं, हमने सिलेबस, मैंने एक सिलेबस पे डीलिंग कर रहा हूँ तो सिलेबस का अटेनमेंट है। मैं बच्चों से प्रैक्टिकल के ऊपर डीलिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अटेनमेंट निकलेगा। मैं कुछ हो सकता है कुछ बच्चों से कुछ आउट बाहर कुछ इनका एक्सकर्शन के लिए हो रहा है, उसका अटेनमेंट निकालना हो तो उसका भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह जज कर रहा हूँ, है ना। मेरा असेसमेंट टूल क्या है, मेरा असेसमेंट टूल अभी मैंने यहाँ पे लिया, ये मिड टर्म असाइनमेंट और ये मेरे टूल्स हैं, तो वो टूल्स मुझे डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आउटकम सिंपल है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आउटकम है। आपको जज करना है बच्चा किस तरह आपके साथ आपको लिंक कर रहा है। तो नेक वाले फिर कैसे चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई फैकल्टी ने अटेनमेंट निकाल लिया हाँ, और उनको लग रहा है कि वो गलत है और टीचर को लग रहा है कि उसकी जजमेंट सही है, तो चैलेंज कैसे करेंगे? सर देखिए, ये जब हम पूरा करिकुलम देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता, या मैंने ऐसा देखा भी नहीं, MNIT वगैरह से भी के साथ भी सर मैं काफ़ी डील करता हूँ, तो वो लोग भी ऐसा 60-70 पेपर का अटेनमेंट निकाल के रखते हैं सामने, और कभी अपोज तो हुआ नहीं। अपोज इन द सेंस कि जब तक कुछ एकदम से कुछ ज़्यादा दिख नहीं जाए उनको, मतलब कभी चैलेंज तो नहीं करते हैं नेक नहीं। और होता है सर, इसमें ऐसा है भी नहीं, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई स्कोरिंग कर दी तो ये आपके स्कोरिंग है, उसको कोई चैलेंज क्यों करेगा। हर टीचर का अपना एक परसेप्शन होता है, और मैंने वो स्कोरिंग दे दी स्टूडेंट्स को, और स्कोरिंग के बेस पे, क्योंकि ये मेरा सारा काम एग्रीगेट के बेस पे है, एग्रीगेट लेवल है निक्स के अंदर, तो इसलिए ये होलसम एग्रीगेशन निकाल के दिखाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज की ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी हमें बस फोकस ही रखना है कि हम वो शामिल करें जो अपने CEO को है सिलेबस के अकॉर्डिंग में, और अपने विजन और मिशन को ध्यान रखते हुए। सर आपने जो अटेनमेंट निकाला है ना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा ओपन कर दिया इसको ना। और दत्ता सर ने जो निकलवाया था वो फुल नंबर पे निकलवाया था, जैसे 40 का मिड टर्म है, 40 में से किसी के 25 आए तो बिलो 30 कितने, बिलो 20 कितने, वो पूरा फुल नंबर को लेकर चल रहे हैं। सर तो होल नंबर से हम निकालेंगे तो आप सोचिए कि वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बेस पे निकाल दिया है, उसके लिए आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं निकला। तो अटेनमेंट का अटेनमेंट जो फिक्स यही है बस, यही नहीं, अटेनमेंट हमेशा जो रोल होता है अटेनमेंट का देखने का, वो यही होता है कि बच्चा आपके साथ CEO के साथ कैसे जुड़ रहा है, आपके CEO के साथ बच्चा कैसे जुड़ रहा है, ये अटेनमेंट का रोल है। ये डिफरेंस है। उनकी में केवल एक वैल्यू आ रही थी अटेनमेंट की, है ना, जो बच्चे ने परसेंटेज आई है, जिस नंबर आए हैं बच्चे के जिस पेपर में, पेपर का अटेनमेंट था वो आपका इसमें CO वाइज अटेनमेंट, CO वाइज ही होता है। हम CO PO क्यों, हम इसके वैल्यू क्या बनी फिर, वरना अगर हमने डायरेक्टली हम रिजल्ट के बेस पे अगर अटेनमेंट निकाल देंगे तो वो CO PO की वैल्यू नहीं बनी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन वाइज 60 बच्चों के निकालना पॉसिबल कहाँ? पॉसिबल तो मैम करना पड़ेगा। हमारा 50 मार्क्स का, और हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न उसके अंदर पहले 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर 1 लाइन डेफिनेशन होता है, तो ये तुम्हारी टेबल इतनी बड़ी हो जाएगी। मैम देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया अभी कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है कि बच्चे भी ज़्यादा हों और पेपर का पैटर्न कैसा हो। उसमें हर एक इंडिविजुअल फैकल्टी के हाथ में 2 या 3 पेपर होंगे, तो शायद पॉसिबल है कि वो 1 महीना लेके ठीक कर दे, 1 महीना ले, नहीं 1 महीना ले लीजिए, 1 महीना ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं एक पे लगूंगा तो शायद मैं एक पेपर को 1 दिन में निकाल सकता हूँ, लेकिन आप 2-3 पेपर लेके भी अगर हफ्ते भर 2 हफ्ते भर भी लगेंगे मैम, इस तरह से ही डील किया जाता है इसको। अगर है ही करना है तो इसका एक्सेल आपको बना देना चाहिए ताकि मैम ये MNIT वालों का काम है, देखिए मेरा काम नहीं है। IT का बना के देना, वो IIT क्योंकि पॉसिबल है। सर ये तो इंडिविजुअल प्लीज रिकॉर्डिंग हो रही है, तो चलते हैं अपन आगे। ये अभी तक जो हुआ था ये है CO अटेनमेंट। नाउ
सीओ के साथ हमारे साथ पीओ भी जुड़े हुए हैं, और पीओ हमारे पास 12 हैं। सर सीओ में इतना टाइम लगा दिया आपने, पीओ 12 और है ना, तो वो भी हमें देखना है। क्योंकि सीओ आ चुका है, पीओ निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे? ये अपने डिस्क्रिप्टिव जो निकाला था वो फर्स्ट मिड टर्म के लिए निकाला था, इसी तरह से सेकंड मिड टर्म के लिए भी निकालेंगे। उसका ये मैंने डायरेक्टली आपको दे रखा है। नाउ कम्स टू द पीओ अटेनमेंट पार्ट। अब पीओ अटेनमेंट के लिए निकालने के लिए, क्योंकि सीओ मेरे पास है और ओवरऑल पीओ अटेनमेंट का क्राइटेरिया मैंने वही लिया है, 80% डायरेक्ट पीओ और 20% इनडायरेक्ट पीओ। क्योंकि ये सीओ मेरे पास आ चुके हैं, सीओ की वैल्यू मेरे पीछे टेबल से, ये CO1 का ओवरऑल, CO2 का ओवरऑल, ये सबका ओवरऑल सीओ के हिसाब से मेरे पास है। नाउ कम्स टू द डायरेक्ट पीओ अटेनमेंट कैलकुलेशन। अब आप याद करिए, मेरे पास जब मैंने फर्स्ट मैपिंग कराई थी, सीओ पीओ की मैपिंग थी ये वाली। तो मैपिंग यदि आपकी तैयार है तो पीओ अटेनमेंट निकालना बहुत इजी है। बस आपको मैट्रिक्स टेबल तैयार करनी है, और मैट्रिक्स टेबल नहीं आती हो किसी को तो एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स टेबल क्या है? CO1 2.68 को PO1 PO2 इस तरह से आपको हर PO की वैल्यू हर CO के साथ वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। 2.68 इंटू 3 प्लस 1.72 इंटू 2 प्लस 2.01 इंटू 3 2.20 इंटू 3 डिवाइड बाय द कंप्लीट लेवल ऑफ CO, टोटल लेवल ऑफ CO। वो मेरे पास PO1 का अटेनमेंट आ गया, वो मेरा PO अटेनमेंट, डायरेक्ट PO अटेनमेंट बोलते हैं उसको। देख लीजिए सबके साथ ऐसा ही है, कुछ बीच में नील है तो 0 मान लीजिए उसको। इस तरह से ये डायरेक्ट PO अटेनमेंट निकलेगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, हर एक को मैट्रिक्स वाइज आपको वो कैलकुलेट करके रखना है। दिस इज डायरेक्ट PO अटेनमेंट। सर जैसे ये सपोज CO1 2.68 है और किसी का PO 0 है, हाँ 0 हो जाएगा, बोलिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगी वो। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलते हैं आगे। तो ये हर एक के मैपिंग के हिसाब से आपने पूरी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया मैट्रिक्स टेबल PO की। ये डायरेक्ट PO अटेनमेंट है। इसके बाद राहुल सर पूछ रहे थे कि इनडायरेक्ट PO एंड सेमेस्टर फीडबैक किया बच्चों का लेते हैं अपन, तो वो ये है जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट PO अटेनमेंट की बात करेंगे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एग्जिट सर्वे। स्टूडेंट एग्जिट सर्वे के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं। आइदर सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहता है राहुल सर कि हम बच्चों के सामने PO रख दें और PO के बेस पे एग्जिट सर्वे ले लें। नहीं तो वो होता कि हम क्वेश्चन अगर डिसाइड करेंगे तो हर क्वेश्चन को उस PO के साथ मैपिंग करना पड़ेगा। तो जनरली होता क्या है कि बच्चों के सामने PO रख दीजिए, एग्जिट सर्वे बताएगा बच्चों की डिसिप्लिनरी नॉलेज गेन हुई तो बच्चा रैंकिंग आपको कर देगा, 2 लेवल है या 3 लेवल है 1 लेवल है। तो वो बेटर है कि 12 क्वेश्चन दे दीजिए बच्चों को, 12 PO हैं अपने और 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन पे एग्जिट सर्वे करवा दीजिए। तो वो आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आपके सामने 12 PO की स्टूडेंट फीडबैक है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट PO अटेनमेंट। इनडायरेक्ट PO अटेनमेंट आ गई, पीछे PO अटेनमेंट आ गई यहाँ से। नाउ यू कैन कैलकुलेट द ओवरऑल PO अटेनमेंट। ओवरऑल PO अटेनमेंट के लिए मैंने बताया था आपको 80% ऑफ डायरेक्ट एंड 20% ऑफ इनडायरेक्ट। तो ये वहीं से वही टेबल, दोनों टेबल से 80% ऑफ डायरेक्ट लीजिए 2.19 एंड 20% ऑफ इनडायरेक्ट लीजिए। दोनों कैलकुलेट करके ये आप निकालेंगे ओवरऑल PO अटेनमेंट। दैट मीन्स अटेनमेंट हो गया मेरा। मेरा अटेनमेंट होने से मेरा क्या, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से मेरा क्या जज क्या हुआ? ये जज हुआ कि मेरा फर्स्ट PO के लिए डिसिप्लिनरी नॉलेज
के हिसाब से जो मेरा कंसेप्ट बेस्ड एक पीओ था, उस पीओ के लिए रिजल्ट आया, जो अटेनमेंट आया है 2.15 आया है। आ कितना सकता था मैक्सिमम 3.85। मैं आज भी पीछे हूँ। उस 0.85 के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे आप ही बताइए एज अ फैकल्टी कि आप उस 0.85 को अचीव करने के लिए क्या करेंगे। मोर एंड मोर क्लासेस, असाइनमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, वॉट एवर यू कैन गिव टू द स्टूडेंट, जिससे वो 0.85 का कहाँ लैक हो रहा है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये आपको जज करना पड़ता है। ये आपकी अटेनमेंट थे, जिसको बोलते हैं पीओ अटेनमेंट, ओवरऑल पीओ अटेनमेंट। तो सीओ के साथ पीओ अटेनमेंट आपने ये देखिए, मेरे इतना ही मेरा लेक्चर है, इतना ही जस्ट एक लेक्चर के रूप में नहीं लेके मैं सिर्फ एक आपको गाइड कर रहा हूँ कि इसको हम फॉलो अप करें अपनी कमिंग जो भी हम सेमेस्टर में ड्यूस कर रहे हैं उसको लेते हुए। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो फिर भी दिक्कत हो तो मैं प्रॉब्लम के लिए हूँ, ये डिपार्टमेंट में रहता हूँ। सर ने मुझे अब 30 दिन का करवा दिया है, तो शायद 30 दिन आ जाऊँ। आप फिर भी पूछ सकते हैं। ओके, देन थैंक यू। आ जाओ, नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर साहब तो चले गए। आपको याद करें। थैंक यू सर, सबकी तरफ से पहले सारी